राजस्थान सरकार का आंतरिक संकट गहराया। दोबारा हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के न पहुंचने पर पायलट सहित 3 मंत्रियों को उनके पद से हटाया। सचिन को अध्यक्ष पद से भी हटाया। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्याकांड मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज विस्तार से की प्रेस वार्ता। अपराधियों के पास से बरामद हथियारों को भी दिखाया। बताया सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागी गईं। बलरामपुर में राप्ती की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। राप्ती नदी पर चरगैया बांध के मरम्मत कार्य का भी किया निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 83 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का किया ई लोकार्पण। कहा पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मथुरा वृंदावन का विकास से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला किया गया। बैठक में शामिल न होने को लेकर कार्रवाई प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। सचिन पायलट की जगह गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट सहित 3 मंत्रियों को हटाया गया है। राजस्थान सरकार के फैसले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर जानकारी दी। इस बीच सचिन पायलट ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानपुर में हुई घटना और उससे संबंधित एनकाउंटर की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास दुबे की अगुवाई में बदमाशों ने नुकीले हथियारों और बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए 3 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के शरीर पर 4 गोलियों के घाव थे। सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागी गई थी। आरोपियों ने उनके हथियार लूट लिए थे, जिसमें एक AK-47 राइफल भी शामिल थी। एडीजी ने बताया कि आज भी शशिकांत नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है। सूचना पे वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बलरामपुर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई सर्वेक्षण करके जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तुलसीपुर, गैसड़ी और पचपेड़वा का निरीक्षण किया। उसके बाद जिले की लगभग आधी आबादी को बचाने वाले राप्ती नदी पर बने चरगैया बांध की मरम्मत कार्य को देखा। मंत्री ने उपस्थित बाढ़ खंड के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और साथ ही बंधे के रखरखाव का भी उचित तरीके से देखभाल करने के निर्देश दिए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि पिछली बारिश में क्षेत्र कटान से बहुत प्रभावित था और हमें खुशी है कि इस बार हम इस क्षेत्र को बचाने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर बाढ़ से बचाव के काम चल रहे हैं और इस जिले के बहुत से गांवों को इस तटबंध की मरम्मत और निर्माण से हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। सिंचाई मंत्री के दौरे में जिले के सभी विधायक और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अभी हमने बहराइच देखा है, श्रावस्ती पूरा देख करके आपके बलरामपुर में उपस्थित हूँ और मुझको ये कहते हुए खुशी हो रही कि यहाँ पर हम लोग जो बेलहा चरण गहिया बंधे पर हम लोग आप लोगों के साथ उपस्थित हैं और मुझको देख करके खुशी हो रही कि जो पिछली बार पूरा एरिया कटता चला जा रहा था, जिसमें सड़क भी बचा पाए हैं बेलहा और इसके लगे हुए सारे गाँव को बचा पाए हैं। लगभग 55-56 हज़ार पॉपुलेशन और इसके साथ बहुत सारे गांव, उनको सबको सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। मथुरा में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा कराए जाने वाले 83 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा ई लोकार्पण किया गया।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से मथुरा जनपद में विकास के काम कराए जा रहे हैं। जनपद उनकी पहली प्राथमिकता है। यही नहीं, बहुत जल्द ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए भी 250 करोड़ रुपए आवंटित होने जा रहे हैं, जिससे विकास के काम कराए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने नगर निगम द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना करते हुए नगर निगम की पूरी टीम को बधाई दी। ऊर्जा मंत्री द्वारा लोकार्पित कार्यों में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा सड़क नाली निर्माण के 35 कार्य, सार्वजनिक शौचालय के 5 कार्य, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के 5 कार्य, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के 3 कार्य और जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा सड़क और नाली निर्माण के 30 काम तथा सीवरेज और ड्रेनेज इकाई जल निगम द्वारा जलापूर्ति के 3 कार्य शामिल हैं। संपूर्ण विकास, चौमुखी विकास का इच्छा लंबे समय से ब्रजवासियों की थी और अब धीरे धीरे वह कार्य जमीन पर दिखने लगा है। अब बांके बिहारी की कृपा से मथुरा के विकास के लिए सबसे पहले जैसे ही सरकार 2017 में बनी, सबसे पहले मथुरा नगर निगम का प्रस्ताव पारित कराया गया। ब्रज के विकास के लिए ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया गया और मथुरा को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कराया गया। उन कॉलोनियों में हर सड़क पक्की हो, उसकी शुरुआत हमने कर दी है। हर घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। पहले चरण में लगभग 176 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है और कुल 950 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली जानी है और पहला चरण हमारा 2021 तक ये पहला चरण हमारा पूरा हो जाएगा। इसी के तहत हर घर से सीवर लाइन को कनेक्ट करने का काम भी है। उसमें भी लगभग 1000 किलोमीटर सीवर की लाइन भी डलनी है। हर गली में उजाला हो, स्ट्रीट लाइट व्यवस्थित हो, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है और हम धन्यवाद देंगे अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 250 करोड़ स्मार्ट सिटी के तहत मथुरा वृंदावन को दिया है। ब्रज विकास बोर्ड के तहत लगातार पैसा हमारी सरकार मथुरा वृंदावन के विकास के लिए दे रही है। तो मथुरा का चौमुखी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, क्योंकि हमारा मथुरा वृंदावन खारे पानी की हमारे यहां बहुत ज्यादा बहुतायत है। हर घर में गंगा जल पहुंचे, उसका शुभारंभ हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने की रिकवरी दर 63% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5,71,459 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,11,565 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 23,727 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,86,000 नमूनों की जांच की गई है। कोरोना की सिर्फ एक दवाई, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। गंगा घाटों पर गूंजे इस नारे के साथ गंगा संयोजक काशी की तरफ से चलाए गए इस कार्यक्रम में काफी संख्या में नाविक और पुरोहित इकट्ठा हुए। गंगा संयोजक दल ने नागरिकों के बीच वैश्विक महामारी से लड़ने और गंगा स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और साथ ही उनके बीच मास्क का भी वितरण किया। संक्रमण के खिलाफ आवाज बुलंद करने और एहतियात बरतने की अपील करते हुए वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे की टीम के माध्यम से संदेश दिया गया। संदेश में घाट पर रहने वाले नाविकों और पुरोहितों को बताया गया कि इस महामारी की सिर्फ एक ही दवा है, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाविकों, पुरोहितों और पूजन सामग्री बेच रहे दुकानदारों के बीच मास्क वितरण किया गया। साथ ही गंगा और घाटों की सफाई के लिए लोगों से अपील कर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस कोरोना नामक जो कि महामारी है, कोविड-19 भी कहते हैं, इसको दूर करने की एकमात्र दवा, सिर्फ एकमात्र दवा है 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और साफ सफाई बनाए रखना। कृष्णमाधारयामि सकल कलश भंगे
श्री गंगाष्टकम का पाठ कर गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश के लिए गुहार लगाई गई। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा और घाटों पर साफ सफाई रखने से हमें कोरोना जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। गंगा रूपी भारत की वैभवशाली संपदा का संरक्षण करना अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें कोरोना से बचकर अपने परिवार की सुरक्षा भी करनी है। सबसे यह निवेदन किया जाता है कि हमको अपनी सुरक्षा रखनी है, हमको अपने परिवार का ख्याल रखना है। इसलिए यह मास्क का लगाना कितना भी जरूरी है ये हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को हमें निरंतर आगे बढ़ाना है। नमामि गंगे की टीम काफी समय से काशी के घाटों पर जागरूकता अभियान चला रही है। दल ने इस मुहिम में अब कोरोना को भी शामिल कर लिया है। दल का मानना है कि गंगा के घाटों से रोजी रोटी चला रहे नाविकों और पुरोहितों को जागरूक करना जरूरी है। यही नाविक और पुरोहित रोजाना यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे, तभी ये मिशन सफल होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाराणसी। दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देने वाला धूमकेतु न्यू वाइस आज से भारत में भी दिखाई देगा। धूमकेतु C 2020 F3, जिसे न्यू वाइस के नाम से भी जाना जाता है, भारत में 20 दिनों तक दिखाई देगा। आसमान में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये धूमकेतु अगले 20 दिनों तक सूर्यास्त के बाद 20 मिनट तक दिखाई देगा। शाम के समय ये धूमकेतु आसमान में और ऊपर की ओर चढ़ेगा और लंबे समय तक दिखाई देगा। दूरबीन की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकता है। दरअसल बेल्जियम में आज सुबह धूमकेतु न्यू वाइस को देखा गया। धूमकेतु के टाइम लैप्स वीडियो में उसे गैस और धूल के मलबे को पीछे छोड़ते हुए आसमान से गुजरते हुए देखा जा सकता है। अफ्रीका, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते से भारत में दाखिल हुई टिड्डियों ने फसलों को जहां बाहरी नुकसान पहुंचाया, वहीं लखनऊ पहुंची टिड्डियों ने CSIR सीमैप के रिसर्च फार्म पर भी हमला किया। टिड्डियों के हमले में जहां आम फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं सीमैप में लगे औषधीय पौधों को टिड्डियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसमें मेंथा, गिलोय, अश्वगंधा, सफेद मूसली जैसे पौधे शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पौधों से ऐसे रसायन का निर्माण किया जा सकता है जो इको फ्रेंडली हों। सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि इस पर रिसर्च की जाएगी और जल्द ही टिड्डियों के विरुद्ध ऐसे नेचुरल रसायनों का निर्माण किया जा सकता है जो टिड्डियों को बगैर फसलों को नुकसान किए समाप्त करेगा। हमारी जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स थे उनको तो हमारी टिड्डियों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जो पारंपरिक फसलें थी उनको उन्होंने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बारे में जब हमारे जो किसान जो सीमैप से जुड़े हुए हैं आसपास के एरिया में, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि की कि हाँ, उनके जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लगे हुए थे उनको बहुत ही कम नुकसान हुआ है। इससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ये जो टिड्डियों का दल होता है ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। शायद उसमें कुछ ऐसे गुण होंगे जिसपे हाँ हमें, क्योंकि ये जो टिड्डियों का अटैक हुआ था ये करीब 25-26 साल के बाद हुआ था, तो हमें इसमें ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे हमें अनुसंधान करना चाहिए, कोई रिसर्च करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि टिड्डियों या दूसरे हो सकता है कीड़ों के लिए भी नुकसान न पहुंचाने वाली क्षमता रखते हों। CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा में लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने 600 में से 600 मार्क्स हासिल किए हैं। दिव्यांशी जैन अब DU से BA ऑनर्स करना चाहती हैं। हाई स्कूल में दिव्यांशी को 97.6% मार्क्स मिले थे। दिव्यांशी ने कहा कि शुरुआत से ही तैयारी करनी चाहिए और परीक्षा का इंतजार नहीं करना चाहिए। दिव्यांशी के पेरेंट्स और टीचर्स ने कहा कि हमें तुम पर गर्व है। लखनऊ के RLB की छात्रा श्रेया श्रीवास्तव ने 97.8% और आस्था त्रिपाठी और समीर ने 97.4% अंक हासिल किए। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने आंगनवाड़ी, आशा और ANM के सहयोग से 348 टीमों का गठन करके शासन की मंशा के अनुरूप कोरोना से संक्रमित लोगों को ढूंढने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है।
इस कार्य का प्रमुख उद्देश्य ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना है जो संचारी रोग या अन्य रोगों से पीड़ित हैं। प्रथम चरण में उनकी जांच करना है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। अभी तक 1,79,084 का जनपद हमीरपुर के घरों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। जिले में सर्वे टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण के उपरांत डोर टू डोर सर्वे के लिए भेजा जाता है। सर्वे टीम के शहर प्रभारी राजेंद्र कुमार बताते हैं कि हम प्रतिदिन 150 घरों को शहर मुख्यालय में सर्वे करा लेते हैं। घर के सदस्य अमित बताते हैं कि सर्वे टीम द्वारा दी जा रही जागरूकता से हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की जंग को जीत सकेंगे। पाँच तारीख से 15 तारीख के बीच में एक विशेष संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से कोविड संबंधित जानकारी और कोविड से बचने के उपाय और कोविड के लक्षण युक्त मरीजों का चिन्हीकरण घर घर टीमें जाके कर रही हैं। उसमें हमारे जनपद में 348 टीमें बनाई गई हैं और एक टीम में 2 सदस्य होते हैं और उसमें से आशा और आंगनवाड़ी। इनके पास इनको ट्रेनिंग दी गई है। ऊपर साथ ही इनको पल्स ऑक्सीमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मामीटर दिए गए हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों की जो कि जिनमें लक्षण होते हैं उनको पहचानने में आसानी है। पूरे शहर के अंदर कुल 15 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 2 सदस्य शामिल किए गए, जिसमें आंगनवाड़ी और हमारे एएनएम के सहयोग से टीमें बनाई गई है, जो प्रतिदिन लगभग 150 घरों को विजिट कर रही हैं। उसमें सारे घर के मेंबरों का सर्वे करके चिन्हित कर रही हैं। जो लंबी बीमारी की अवधि के पेशेंट है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दे की बीमारी, हार्ट है, कैंसर है, उनको चिन्हित करके सूचीकरण किया जा रहा है। और साथ साथ जो भी सिर्फ कोरोना संबंधी जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं, बुखार आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ, उनकी चिन्हीकरण करके उनको जांच के लिए जिला अस्पताल को रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ किसी को कोई बीमारी नहीं है, जांच तो नहीं हुई, किसी को कोई बीमारी नहीं। पूरे घर की केवल सर्वे की गई है, पूरे घर की सर्वे हुई, किसी को कोई बीमारी नहीं। बाराबंकी में आम के फल की गौरजीत, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफ़ेदा, सुरखा, हुसनारा, कपूरी, गुलाब खास, आम्रपाली, याकूती जैसी कई और भी प्रजातियां उगाई जाती हैं। यहाँ का दशहरी आम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। खास बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाला दशहरी आम ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए व्यापारी यहाँ के आम को ज़्यादा तरजीह देते हैं। गुलाब खास, सुरखा आम चूस कर खाने का अलग ही जायका है। जिले में इस बार आम की अच्छी पैदावार हुई है। जनपद में लगभग 16,500 हेक्टेयर एरिया में आम की खेती होती है और जुलाई महीने तक आम रहता है। इस बार का उत्पादन तकरीबन 1.5 लाख मीट्रिक टन हुआ है और लखनऊ, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद और गोरखपुर जैसी बड़ी मंडियों में आम बेचा जाता है। जनपद में आम का कारोबार करने वाले मोहम्मद आरिफ ने बताया कि बाराबंकी में आमों की किस्में ज़्यादा हैं। हम लोग मलिहाबाद के आमों को भी टक्कर दे रहे हैं। आम की जो वैरायटी यहाँ मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। इस समय हम लोग थाईलैंड की कुछ वैरायटी भी तैयार करा रहे हैं और उनकी भी बाग लगाएंगे। पुश्तैनी चलता आ रहा है बाग का काम करते हुए और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और ये जो बाग लिए हैं इसमें लगभग 1400-1500 पेड़ी हैं। इस बाग में 1400-1500 पेड़ी हैं, जिसमें लगभग 30-35 वैरायटी यहाँ पर आम हैं, जैसे कि दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, हुसनारा है, मालदा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, राटोल है, गिलास है और अन्य प्रकार के जैसे इसमें आम हैं, जो कि हमको भी याद नहीं इसमें कितने आम हैं। और जो है हमको इसमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सींचते रहना और बाग देखते रहना, पेड़ों को देखते रहना, सब बढ़िया देखभाल करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा सारा समय इसमें व्यस्त हो जाता है, अच्छा लगता है। जो कि हम लोगों को हर साल काम करने में कभी लॉस नहीं हुआ था, मुनाफा हो रहा है, लेकिन अब की बार लॉस भी नहीं होगा। और जो कि हमारे वहाँ जैसे कि आम आपको खाने को मिल जाएंगे वो शायद मलिहाबाद में नहीं मिले, जो कि हम लोग भी मलिहाबाद से टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि मलिहाबाद लखनऊ के पास में पड़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पर लोग चले जाते हैं।
और हम लोग जो है हम इधर थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ के बाहर के भी आदमी आइए और हमारी बाग में भी इधर आम खा कर देखें। जो वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी आपको वो वैरायटी वहाँ नहीं मिलेगी। बनारसी लंगड़ा, बम्बैया है, सफ़ेदा है, फजरी है, यही सब हैं, जिसमें हम लोगों का ये शौक़ ही रहा है आम का सीज़न में काम करने का ही। और हम लोगों का शौक़ ये भी है कि पर्यावरण पे भी जैसे पेड़ वगैरह लोग लगाते हैं, वैसे हम लोगों का भी शौक़ है कि हम लोग पेड़ लगाते हैं। हम लोगों के गांव में भी खेत हैं जहाँ पर हम लोग पेड़ वगैरह बहुत सारे लगाए हैं आम के। इससे आम का फ़ायदा भी होता है, लोग को फल भी मिलते रहते हैं खाने के लिए। यही सब कारोबार है जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और इस बार कोरोना की वजह से हम लोगों को आम में फ़ायदा बहुत कम हो पाएगा। इसकी वजह से चलो कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाले की बात है। अब इस बार नहीं तो अगली बार हम लोगों को फ़ायदा उम्मीद यही रखेंगे। प्रधानमंत्री के सशक्त उद्यम आत्मनिर्भर भारत मिशन से प्रेरणा लेकर लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम में जुटे फतेहपुर जिले के बिंदकी मीरपुर निवासी बीटेक के छात्र प्रखर सोनी ने ऑटोमेटिक मिस्टर सैनिटाइजर मशीन 10 दिनों में तैयार की है। इस मशीन में अल्ट्रासोनिक सेंसर और चिप लगी हुई है। सेंसर के सामने हाथ आते ही 0.3 सेकंड में 3 से 4 बूंद सैनिटाइजर हाथ में गिरता है। ये मशीन सस्ते उत्पाद की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। मशीन में खास बात यह है कि इसको मोबाइल से कनेक्ट करके भी चलाया जा सकता है। मशीन को चलाने के लिए मात्र 5 वाट बिजली खर्च होगी और सैनिटाइजर की भी बचत होगी। ये मशीन बहुत सस्ती होने के कारण इसको दुकान, बस, टैक्सी या घर जैसी जगहों में आसानी से लगाया जा सकता है। बीटेक छात्र प्रखर सोनी ने बताया कि मशीन से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि सैनिटाइजर बोतल को बार बार छूते हैं लेकिन इसे छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाथ दिखाने मात्र से हाथ सैनिटाइज हो जाएंगी। भीड़भाड़ वाले इलाके में इसे रखा जा सकता है। मशीन को बनाने में अल्ट्रासोनिक सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, वाटर पंप और घरेलू वस्तुएं उपयोग में लाई गई हैं। और मतलब संक्रमण फैलने का कम चांसेस हो, और मतलब कि हम लोग भीड़ भाड़ की जगह में रख सकते हैं, जैसे बैंक में रख सकते हैं, सिनेमा हॉल में रख सकते हैं, पब्लिक प्लेस में रख सकते हैं। और ये कम पावर में चलती है, केवल 5 वोल्ट चाहिए होता है मिनिमम, तो इसे हम लोग बस में भी रख सकते हैं, मतलब अगर डी सप्लाई प्रोवाइड की जाए। और इससे हम संक्रमण इसलिए नहीं फैल सकता क्योंकि अगर बोतल होती तो उसे हम लोग बार बार छूते हैं, पर बोतल थोड़ी ना सैनिटाइज करते हैं। पर इसमें हम लोग को केवल हाथ दिखाने और हम लोग के हाथ अपने आप सैनिटाइज हो जाएंगे। और इसका मैं टाइम, गिरने का टाइम और नेक्स्ट इनपुट लेने का टाइम वो चेंज भी कर सकते हो, और उसमें OTG केबल लगा के लैपटॉप से। अब उसमें मैंने कोड डाला हुआ है, उसे चेंज हो जाएगा। इसमें एक वाटर पंप लगा हुआ है और अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। इसके सारे सामान की मैंने मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया हुआ है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, और मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं आज के नई युवा पीढ़ी है, कुछ ना कुछ अच्छा नया करते रहे, और उनके गार्जियन को भी एक संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छा सपोर्ट करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आह्वान है हमारा आत्मनिर्भर भारत का, तो उसमें हम कोरोना से लड़ने के लिए और इस देश को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया पहल मुझे लगती है, जिसमें हम कोरोना से तो जवाब दे ही सकते हैं, हम कमरा सैनिटाइज कर सकते हैं। और अगर ये एक ज़रूरत के जैसे सामान हमने बनाया है कि इसमें पावर कंट्रोलर है और सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर इसको आगे ले गए तो ये एक बढ़िया बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, जिसको हम काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तहसील में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चलते हुए मतलब किसी बसेज में या गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों को ले जाना है। ट्रेन के डब्बे में इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक कोच के बाहर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम आ जाएं, जिससे सुरक्षा बनी रहेगी और हमारा देश मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। जनपद अलीगढ़ में विलुप्त हुई नदियों के लिए ऑपरेशन प्रवाह अमृत साबित हुआ है। जिले की 5 विलुप्त नदियों का जीर्णोद्धार किया गया है। अब नदियों में पानी के बहाव के साथ साथ कलकल की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन के 3 महीनों में 5 नदियों का जीर्णोद्धार किया गया है। वहीं करीब 80 गांवों के 5000 लोगों के लिए 47,000 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इनमें करवन, सेंगर, नीम, रुतबा और छोइया शामिल हैं। अब 3 महीनों में जिले की सीमा में 106 किलोमीटर की खुदाई की गई है। किसानों का कहना है कि नदियों में पानी आ जाने से खेतों में सिंचाई की परेशानी नहीं रहेगी और गांव में भी जलस्तर बढ़ गया है।
सुधार का कार्य कराया गया है। मनरेगा योजना अंतर्गत कुल 5 नदियों का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिसमें 80 ग्राम पंचायतों के 5000 श्रमिकों को, मनरेगा श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में ये 5 नदियाँ प्रवाहमान भी हैं और किसान इससे सिंचाई का भी काम ले रहे हैं। कुल 106 किलोमीटर नदियों का खुदाई जीर्णोद्धार कराया गया है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, गांव कुसकिन का रहने वाला हूं। नदी की साफ़ सफाई होने से पहले खेतों को भरने में दिक्कत होती थी और इस सफाई के होने के बाद मतलब भराई करने में सुविधा मिली है। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा किया है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे गांव के पास से जो नदी जा रही है, ये पहले बंजर और सूखी सी पड़ी थी, इस पर बबूल थे काफ़ी, इससे हमें सिंचाई में परेशानी होती थी, पानी नहीं आ रहा तो हमारे खेत सूखे रहते थे। और आज हमारे खेतों को बहुत खुशहाली और हरियाली भी है, पानी की भराई भी हो रही है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है और बहुत सरकार ने अच्छा किया है जो कि ये नदी सफाई कराई है। सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से नदी की साफ़ सफाई हुई है सर, जब से हमें खेती करने में और पानी लगाने में सर आसानी हुई है और जब से नरेगा के तहत ये भी काम हुआ है तो सर हमारे गांव का नदी से जल स्तर भी बढ़ा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं यूपी सरकार का। लगातार हो रही बारिश के कारण घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। अंबेडकर नगर जिले के टांडा और आलापुर 2 तहसील क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी में बाढ़ के कारण नदी के किनारे बसने वाली आबादी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा माझा क्षेत्रों में कई गांवों में धान की फसल भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग प्रशासन से सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अयोध्या मंडल के आयुक्त MP अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, किसी भी तरह से जनहानि या पशुहानि नहीं होने दी जाएगी। मेनली कोरोना के लिए और संचारी रोग के लिए तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है सभी उच्च अधिकारियों को कि अपने अपने जिलों में जाएं। अम्बेडकर नगर जिला मुझे अलॉट किया गया, तो अभी हम आपके सामने टांडा देखते हुए आए हैं। टांडा में साफ सफाई की व्यवस्था की कमी पाई गई, तो ईओ को और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो अच्छे से सफाई कराएं। और इतफाकगंज में भी वहाँ पे भी सफाई की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी, छोटा वाला है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी सफाई की आवश्यकता थी। अभी आपके सामने उन्होंने बाढ़ का पॉइंट देखा है, यहाँ पे लगभग 10 गाँव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। वैसी कोई मेजर समस्या नहीं। सभी को निर्देशित कर दिया गया है किसी प्रकार की जनहानि या पशुहानि नहीं होगी। मौका लगते ही और समय रहते ही उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा तथा जो भी राहत की सामग्री है जैसे कि खाद्यान्न है वो सब उपलब्ध कराया जाएगा और किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। राजस्थान सरकार का आंतरिक संकट गहराया। दोबारा हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के न पहुंचने पर पायलट सहित 3 मंत्रियों को उनके पद से हटाया। सचिन को अध्यक्ष पद से भी हटाया। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्याकांड मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज विस्तार से की प्रेस वार्ता। अपराधियों के पास से बरामद हथियारों को भी दिखाया। बताया सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से दागी गईं। बलरामपुर में राप्ती की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों का सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। राप्ती नदी पर चरगैया बांध के मरम्मत कार्य का भी किया निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 83 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मथुरा वृंदावन का विकास है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।